मेरा नाम रश्मि है। मैं जिस कंपनी में काम किया करती थी वहाँ का मालिक बहुत अच्छा था। आसपास के सारे लोग उसकी तारीफ किया करते थे। यहाँ तक कि पूरी कंपनी में उसकी तारीफ के चर्चे थे। मुझे भी अपने शहर में कहीं पर भी बड़ी मुश्किल से मुझे इस इंसान ने नौकरी दी थी जो इस बड़ी सी कंपनी का मालिक था। मैंने इस कंपनी के मालिक की तारीफ तो बहुत सुनी थी, लेकिन जब मुझे हर जगह नौकरी से रिजेक्ट कर दिया गया और मैं बड़ी उम्मीद के साथ इस कंपनी के मालिक के पास पहुंची, तो उन्होंने मुझे मेरी काबिलियत देखकर मुझे नौकरी पर रख लिया था। मैं कोई ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, एक मामूली सी शक्ल वाली लड़की थी, मगर मेरी क्वालिफिकेशन बहुत थी और मैं इंटेलिजेंट भी थी। जब मैं बड़ी उम्मीद के साथ नौकरी करने के लिए गई तो वहाँ पर मेरे सामने अपने बॉस की एक ऐसी घिनौनी हकीकत मेरे सामने आई जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वो आदमी जैसा दिखता था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि ऑफिस में ही काम करने वाली एक सफाई कर्मचारी की बेटी ने मुझे उसकी एक ऐसी हकीकत के बारे में बताया था जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। कभी कभी कुछ लोग जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं हैं। हम भगवान की बनाई गई हर अजीबोगरीब चीज को देखते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा अजीब तो इंसान ही होता है। आखिर गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले भी तो इंसान ही होते हैं। गिरगिट तो सिर्फ एक जानवर है, असल रूप तो इंसान बदलता है, जो दुनिया के सामने कुछ और अपनी अकेली दुनिया में कुछ और होता है। ये बात मुझे इस कंपनी में आने के बाद पता चली थी। दरअसल मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी। मेरे पिताजी जब जिंदा थे तो उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया था, क्योंकि मैं उनकी सबसे बड़ी बेटी थी, बहुत समझदार थी। मेरे पिताजी बचपन से ही यही कहा करते थे कि मेरे सारे बच्चों में सबसे समझदार मेरी बड़ी बेटी है। जब मेरे पिताजी इस दुनिया में थे तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से हम लोगों को कभी किसी तरह की कोई कमी महसूस ही नहीं होने दी थी। लेकिन जिस दिन से उनकी मौत हुई थी, हमारे घर पर तो जैसे एक अजीब से हालात सवार हो गए थे। न घर में खाने को कुछ था और न ही घर में कोई खुशी थी। खुशी तो जैसे हमारे घर से कहीं छू ही हो गई थी। पिताजी के मरने के बाद मेरी माँ भी हमेशा बीमार रहने लगी थी। मैं बहुत संस्कारी फैमिली से बिलोंग करती थी। हमारे यहाँ लड़कियों को नौकरी करने की परमिशन नहीं दी जाती थी और ना ही उनको ज्यादा पढ़ाया जाता था। उनको अच्छे संस्कार भले ही दिए जाते थे, मगर ये सारे संस्कार उन्हें उनके ससुराल जाने के लिए सिखाए जाते थे। मेरी माँ ने हमारी बहुत अच्छी परवरिश की थी। हमें हमेशा सीधी राह पर चलना सिखाया था, सच बोलना सिखाया था, लोगों की मदद करना सिखाया था। मगर आज हालात ऐसे हो गए थे कि ना सच बोलना हमारे काम आ रहा था, ना सीधी राह पर चलना और ना ही किसी की मदद करना, बल्कि हमें तो खुद ही किसी की मदद की जरूरत थी। मेरा कोई भी भाई नहीं था, बल्कि मुझसे मेरी 2 छोटी बहनें थीं। वो दोनों स्कूल में पढ़ रही थी। एक बहन हाई स्कूल में थी और एक बहन 5th क्लास में थी, जबकि मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी थी। मैं अभी आगे और पढ़ना चाहती थी, मगर घर के हालात देखते हुए मेरे दोबारा पढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि पढ़ाई भी आज के ज़माने में पैसे से ही की जाती है। इस दुनिया में फ्री में तो कोई किसी को एडवाइस भी नहीं देता, तो फिर कोई हमारी मदद करने के लिए कैसे तैयार हो जाता। पिताजी के मरने के बाद मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। उनकी दवाइयों का खर्चा भी था। हमारे पास आमदनी का दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पिताजी अकेले एक ऐसे इंसान थे जो किसी बड़े मालिक के यहाँ मुंशी की नौकरी किया करते थे, ईमानदारी से पैसा कमाते थे। इसलिए भगवान ने उनकी कमाई में इतनी बरकत दी थी कि उनकी अकेली कमाई में ही हमारे घर के सारे खर्चे आसानी से हो रहे थे। ना किसी का कर्ज था और ना ही हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि ईमानदारी से कमाने वाले इंसान का साथ तो भगवान भी देता है। लेकिन जिस दिन से मेरे पिताजी की मौत हुई थी, हमारे घर में खाने के लाले पड़ने लगे थे। हम एक एक रुपए के लिए तरसने लगे थे। हमारे पास जितने भी जुड़े हुए पैसे थे वो सब भी खत्म हो चुके थे, क्योंकि जुड़े हुए पैसों के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, सिर्फ कुछ दिन ही कट जाते हैं। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कहीं पर नौकरी करूंगी, लेकिन मेरी माँ मुझे नौकरी पर भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि हमारे खानदान की लड़कियां नौकरी नहीं करती और हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया है तो नौकरी करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी किसी अच्छे परिवार में शादी करने के लिए, ताकि तुम्हें भी तुम जैसा ही पढ़ा लिखा पति मिल सके, जिसकी नौकरी अच्छी हो और तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखे। मैंने अपनी माँ से कहा कि अब हमारी मजबूरी है। आपने जितने भी संस्कार हमें सिखाए हैं उन सारे संस्कारों से अब पेट नहीं भरता। देखिए माँ, आप कितनी बीमार हो रही हैं और बहनों की हालत देखिए, दोनों की पढ़ाई भी रुक गई है। उनकी जब तक फीस नहीं जमा होगी वो स्कूल नहीं जाएंगी, और तो और घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है।
मेरी माँ मेरी नौकरी से बहुत ज़्यादा परेशान थी, मगर क्या कर सकते थे, हार कर उन्हें भी मुझे नौकरी पर जाने के लिए परमिशन देनी पड़ गई। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं नौकरी के लिए जगह जगह धक्के खा रही थी, मगर मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं बहुत परेशान थी, मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कभी कभी मन करता था कि अपनी ही जान ले लूं, क्योंकि मैं अपने घर की बड़ी हूं, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मेरी 2 छोटी बहनें थीं। अब मेरी बूढ़ी माँ तो लोगों के घरों में काम करने नहीं जा सकती थी। जो करना था वो मुझे ही करना था, जैसे भी करना था। मगर मैं क्या करती, नौकरी थी कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं किसी अच्छी जगह पर ही नौकरी करना चाहती थी, जहां पर मुझे पूरी सिक्योरिटी भी मिल सके और मैं आराम से नौकरी कर सकूं, और जहां पर मुझे सैलरी भी ज्यादा मिले। ऐसी जगह पर मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, और ऐसी छोटी मोटी जगह पर मैं नौकरी नहीं करना चाहती थी, जहां पर काम करने से लोग मुझ पर और मेरी फैमिली पर उंगली उठाएं। अब मैं नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी। जब खाली पेट होता है तो इंसान भूख से बिलखता है और सोचता है कि बस कुछ भी करके उसे खाना मिल जाए। यही हाल मेरा भी था, क्योंकि मैं खुद तो भूखी रह सकती थी, मगर अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकती थी। भूख की वजह से मेरी दोनों बहनें दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और मेरी माँ की तबीयत भी बिगड़ रही थी। अब मैंने हारकर जनरल स्टोर में सेल्स गर्ल्स की नौकरी करनी शुरू कर दी थी। मैं पब्लिक प्लेस जैसी जगह पर कोई काम नहीं करना चाहती थी। ऐसी नौकरियां तो मुझे ना जाने कितनी मिल जानी थी। ये नौकरी मैं बहुत मजबूरी में कर रही थी। मुझे सेल्स गर्ल्स की नौकरी करते हुए काफी दिन गुजर गए थे। घर में थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे, जिनसे हमारा गुजारा हो रहा था। एक दिन मुझे मेरी एक फ्रेंड ने कॉल करके मुझे एक कंपनी के बारे में बताया। उसने मुझसे कहा कि तुम वहां पर जॉब कर सकती हो। मैंने उसे बता दिया कि मैंने जॉब की बहुत तलाश की, मगर मुझे जॉब कहीं नहीं मिल रही थी, इसलिए अब मैं सेल्स गर्ल की नौकरी पर लग गई हूँ। मैं अब अपने आप को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि इस दुनिया में गरीब इंसान का कोई नहीं है। मगर मेरी फ्रेंड बड़े यकीन और भरोसे के साथ कह रही थी कि वहाँ पर मुझे नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैंने कई जगह पर नौकरी के लिए ट्राई कर लिया है। जब मुझे वहाँ नौकरी नहीं मिली तो ये कैसी कंपनी है कि मुझे यहाँ पर आसानी से नौकरी मिल जाएगी। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि वहाँ के जो बॉस हैं वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और तुम तो एक काबिल लड़की हो, तुम्हें वो तुम्हारी काबिलियत देखकर नौकरी देंगे। मेरी फ्रेंड कहने लगी, तुम चाहो तो वहाँ पर एक बार ट्राई कर सकती हो। उसकी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक बार ट्राई करने के बारे में सोच लिया था। मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एक दिन के लिए स्टोर से छुट्टी ले लेती हूँ। अगर नौकरी मिल गई तो हमेशा हमेशा के लिए मैं इस जनरल स्टोर से आज़ाद हो जाऊंगी, और नहीं मिली तो फिर वापस जनरल स्टोर पर ही जो नौकरी कर रही हूँ वही करती रहूंगी, क्योंकि मैं सेल्स गर्ल वाली नौकरी को भी नहीं छोड़ सकती थी जब तक मुझे दूसरी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती, वरना तो मेरे घर का जो थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा था वो भी नहीं होता। अगले ही दिन मैंने जनरल स्टोर से छुट्टी ली और मैं अपनी फ्रेंड के बताए गए एड्रेस के मुताबिक उस कंपनी में अपना इंटरव्यू देने के लिए चली गई। मैं वहां पहुंची तो देखा कि ये तो एक बहुत बड़ी कंपनी थी। इस कंपनी के बॉस का नाम शहर के मशहूर बिजनेसमैन लोगों की लिस्ट में आता था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी, मगर मैं अपना लक आजमाने के लिए यहाँ पर आई थी। मैं जैसे ही ऑफिस के अंदर गई तो मुझे बाहर ही इंतजार करने के लिए कहा गया, और कहा गया कि जब थोड़ी देर में बॉस आ जाएंगे तो इंटरव्यू शुरू होगा। वहाँ पर पहले से ही काफी लड़के और लड़कियां नौकरी के लिए आए हुए थे। उन सबको देखकर मैं बहुत नर्वस फील कर रही थी, क्योंकि उन सब ने मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। मैं एक मामूली सी शक्ल की लड़की थी और मैंने मामूली से ही कपड़े पहने हुए थे। आधे घंटे के बाद जब बॉस आए तो इंटरव्यू शुरू हो चुका था। जल्दी जल्दी सब लोगों का इंटरव्यू हुआ और फिर मेरा भी नंबर आ गया था। मैं जैसे ही ऑफिस के अंदर गई तो सामने की कुर्सी पर लगभग 35 साल का एक आदमी बैठा हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट था। मैंने उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए थे। काफी देर तक उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स पढ़े, फिर गौर से मुझे देखा। कहने लगे कि तुम एक काबिल और समझदार लड़की लगती हो, तभी तो आजकल के मॉडर्न लड़कियों जैसी बनकर यहाँ पर नहीं आई हो। मैंने उनसे कहा कि जी सर, मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आई हूँ, क्योंकि मैं कई जगह नौकरी के लिए ट्राई कर चुकी हूँ, मगर मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे आपके बारे में बताया है। अगर आप मुझे नौकरी दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है, कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर लेना। बाकी की सारी डिटेल्स तुम्हें तुम्हारे मोबाइल नंबर के टेक्स्ट मैसेज में मिल जाएंगी।
मैं उनकी बात से बहुत खुश हुई थी। मेरी फ्रेंड ने सही कहा था कि इस कंपनी में काबिलियत देखकर नौकरी दी जाती है, न कि इंसान का चेहरा और उसका हुलिया देखकर। बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली थी, मगर फिलहाल मिल गई थी और एक अच्छी जगह पर मिली थी। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब उस जनरल स्टोर वाली नौकरी पर नहीं जाऊंगी और इसी जॉब को ज्वाइन करूंगी। मैं जब घर आई तो मैंने ये खबर अपनी फैमिली को सुनाई। मेरी माँ और बहनें ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गई थी, जबकि मैं खुद भी बहुत खुश थी, क्योंकि मैं ऐसी ही नौकरी डिजर्व करती थी। इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी अगर सेल्स गर्ल जैसी नौकरी मिले तो इतना पढ़ना ही बेकार है। आज मुझे लग रहा था कि मेरी सालों की मेहनत रंग ले आई है। जनरल स्टोर पर तो मुझे 8,000 रुपए मिल रहे थे और उस पर मैं अगर ओवर टाइम कर लिया करती थी तो मेरे कुल मिलाकर 10,000 रुपए महीने बैठ जाते थे। लेकिन इस कंपनी में नौकरी करने के बाद लगभग मुझे 50 या 60,000 रुपए की सैलरी मिली थी और इतनी ही सैलरी मेरे घर की जरूरत को ढंग से पूरा कर सकती थी। अगले दिन जब मैं अपनी जॉब के लिए ऑफिस में पहुंची तो वहां के लोगों से मैंने बॉस के बारे में बहुत तारीफ सुनी थी। मुझे लगा कि बॉस सच में बहुत अच्छा इंसान है, और वो सच में ही अच्छा इंसान था, क्योंकि उसने मेरी काबिलियत की बुनियाद पर मुझे नौकरी दे दी थी। मेरी मुलाकात इस कंपनी में काम करने वाले कुछ लोगों से हुई थी। कुछ ऐसी लड़कियां थीं जो मेरी ही उम्र की थी और यहाँ पर जॉब कर रही थी। मुझे उन लड़कियों ने पहले ही दिन काफी डरा दिया था। वो कह रही थी कि तुम यहाँ पर नौकरी करने तो आ गई हो, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में होगी, तुम अगर अपने काम से काम रखोगी तभी तुम्हारा फायदा होगा, वरना तुम बहुत जल्द ही इस ऑफिस से निकाल दी जाओगी। लड़कियों की बात सुनकर मुझे घबराहट हुई थी कि आखिर वो क्या कहना चाह रही थी। उन्होंने मुझे ठीक से तो कोई बात नहीं बताई और मुझे इस बात को समझना भी नहीं था। वैसे भी मैं उन लड़कियों में से थी जो अपने काम से काम ही रखती थी। मुझे ज्यादा किसी से यारी दोस्ती करनी भी पसंद नहीं थी और न ही किसी के साथ ज्यादा हंसी मजाक करके अपना टाइम बर्बाद करना। कुछ दिन तो मेरे इस कंपनी में नौकरी करते हुए बहुत अच्छे गुजर गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ कुछ अजीबोगरीब हो रहा था। ऑफिस में ही एक लड़का मैनेजर की नौकरी किया करता था। उसका नाम प्रताप था। प्रताप ने मुझे सारे ऑफिस का काम अच्छे से समझा दिया था और ऑफिस के लोगों से मेरी मुलाकात भी करवा दी थी। सर ने प्रताप से कहा था कि तुम्हें रश्मि का स्पेशल ख्याल रखना है, क्योंकि सर को मैं अच्छी तरह से बता चुकी थी कि मेरे फैमिली के हालात कैसे हैं। उन्होंने कहा था कि तुम निराश मत हो, यहाँ पर तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बातों ही बातों में प्रताप मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरे साथ बातचीत करता था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो मेरी बहुत हेल्प करता था। इस ऑफिस में जितनी भी लड़कियां थी उनसे सिर्फ मैं थोड़ी बहुत बातचीत करती थी, मगर प्रताप एक ऐसा इंसान था जिसने मेरी हर काम में मदद की थी। मेरी अगर कुछ समझ नहीं आता तो प्रताप मेरी फौरन हेल्प कर देता था। वो यहाँ का मैनेजर था। उससे दोस्ती करना मेरे लिए फायदे का सौदा साबित हुई थी। ऑफिस में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे यहाँ पर नौकरी करते हुए 1 महीना गुजर गया था, मगर एक दिन मैंने देखा कि ऑफिस के ही एक सफाई कर्मचारी की बेटी ने अपने पिता की जगह नौकरी पर आना शुरू कर दिया था। वो लड़की बहुत कम उम्र की थी। उसकी उम्र लगभग 16 साल होगी, मगर वो इस उम्र में पढ़ने लिखने के बजाय यहाँ पर काम करने क्यों आ रही थी। एक दिन जब वो मेरे केबिन की सफाई करने के लिए आई तो मैंने उसको रोक लिया था और उससे पूछा कि आखिर अंकल जी कहाँ हैं? तुम्हारे पिता यहाँ पर सफाई कर्मचारी का काम किया करते थे, अब तुमने अपने पिता की जगह आना क्यों शुरू कर दिया है? तो वो लड़की कहने लगी कि मैडम जी, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो काफी दिनों से बीमार हैं, घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, पैसों की बहुत जरूरत पड़ रही थी। अब इस तरह से खाली बैठकर तो पैसे नहीं कमाए जाते, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने पिता की जगह यहाँ पर साफ सफाई का काम कर लिया करूंगी। मैंने कहा, मगर तुम काम करने के लिए अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तो वो मेरी बात पर मुस्कुराई और कहने लगी, मैडम जी, आप कैसी बातें कर रही हो? गरीबों के पास तो खाने के लिए पैसे नहीं होते और आप पढ़ाई की बात कर रही हो। ये बात कहकर उसने अपना काम शुरू कर दिया, मगर मैं क्या कर सकती थी? वो मेरे केबिन की सफाई लगाने के बाद वहां से चली गई थी। एक तरह से उस लड़की ने बिल्कुल ठीक कहा था। जैसे मैं मजबूरी में सेल्स गर्ल का काम कर रही थी, मैं भी तो गरीब थी, मुझे भी तो कहीं पर नौकरी नहीं मिल रही थी। ऐसे ही इस बेचारे की भी कंडीशन हो सकती है। उसके बारे में ये सब सोचकर मैंने उसे इग्नोर कर दिया था। वो लड़की, उसका नाम गौरी था और गौरी हर रोज अपने पिता की जगह आकर काम किया करती थी। आज मैं जल्दी ही ऑफिस आ गई थी। मेरा केबिन 2nd फ्लोर पर बना हुआ था।
मैं जैसे ही अपने फ्लोर की तरफ आई तो मैंने देखा कि गौरी अपनी आंखों में आंसू लिए सफाई कर रही थी। मैंने रुककर दोबारा उसके चेहरे को देखने की कोशिश की कि कहीं ये मेरी आंखों का वहम तो नहीं है, मगर मैंने नोटिस किया कि गौरी सच में अपनी आंखों से आंसू साफ कर रही थी। गौरी को रोते हुए देखकर मैं परेशान हो गई थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर पहले उसे बिठाया और उसे तसल्ली दी, उसे पानी पीने के लिए दिया और फिर उससे पूछा कि आखिर तुम क्यों रो रही हो, क्या कोई परेशानी है? तो वो मेरे तसल्ली देने पर और ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी, मगर कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। गौरी ने कहा, मैडम जी आप अपने काम में लग जाओ, अगर किसी ने आपको मुझसे बातचीत करते हुए देख लिया तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मैंने उससे कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, भला तुम्हारे और मेरे बातचीत करने में मेरी नौकरी को खतरा कैसे हो सकता है, और तुम चाहती हो कि मैं तुमसे पहले भी कई बार बातचीत कर चुकी हूँ। गौरी कहने लगी, मैडम जी लेकिन पहले की बात और थी और आज की बात और है। मैंने गौरी से कहा, गौरी तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसी बातें मत करो, मुझे बताओ कि तुम परेशान क्यों हो और तुम क्यों रो रही हो? क्या अंकल की तबीयत ज्यादा ही खराब है या फिर तुम्हें पैसों की जरूरत है? मुझे लगा था शायद उसके पिता की तबीयत खराब ज्यादा हो गई है, तभी तो वो इतना रो रही है, मगर वो इस बात से इनकार कर रही थी। मेरे ज्यादा पूछने पर वो मुझे अपनी परेशानी बताने के लिए तैयार हो गई थी। वो मुझे अपनी बात बताने ही वाली थी कि ऊपर मैनेजर प्रताप आ गया। प्रताप को आता हुआ देखकर गौरी अचानक से घबरा गई और चेयर से उठकर खड़ी हो गई। कहने लगी, मैडम जी आप अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। ये कहकर वो मेरे पास से चली गई। मैं गौरी को आवाज देती रही कि आखिर क्या परेशानी है, तुम मुझे अपनी बात तो बताकर जाओ, मगर उसने मेरी एक न सुनी। प्रताप मुझे देख चुका था कि मैं गौरी से बातचीत कर रही थी और उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। प्रताप ने मुझसे कहा कि रश्मि तुम अपने काम पर ध्यान दो और तुम्हें यहाँ पर लोगों से बातचीत करने के लिए नहीं रखा गया। देखो तुम इस मामले से दूर रहो। मैं प्रताप की बात कुछ समझी नहीं थी कि वो किस मामले से दूर रहने की बात कर रहा था। मैंने प्रताप को गौरी के बारे में बताया कि आज वो बहुत ज्यादा परेशान है और जब मैं यहाँ आई तो वो रो रही थी। प्रताप कहने लगा कि कोई बात नहीं रश्मि, बस तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें दूसरों के मामलात में ज्यादा दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम्हें नौकरी मिली है, तुम बहुत भाग्यशाली लड़की हो, मगर तुम कोई ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाए। प्रताप मुझे ये सब बताकर वहां से जा चुका था। पता नहीं किसी से बात करने पर, किसी से किसी की प्रॉब्लम पूछने पर मेरी नौकरी को भला खतरा कैसे हो सकता था। ना गौरी और ना ही प्रताप, इन दोनों में से किसी की भी बात मेरी कुछ समझ नहीं आई थी। मैं अपने काम में बिजी हो गई थी, मगर आज मैंने सारा दिन नोटिस किया था कि गौरी बहुत ज्यादा परेशान है, खामोश खामोश सी है, किसी से बात भी नहीं कर रही। आज मेरे केबिन में काम थोड़ा ज्यादा था, इसीलिए मैंने सोचा था कि आज मैं सारी ही फाइल्स निपटाने के बाद ऑफिस से जाऊंगी। वैसे तो ऑफिस की ड्यूटी 5 बजे ही ऑफ हो जाती है, लेकिन आज मैंने सोचा था कि मैं अपना सारा काम निपटा लूंगी, इसलिए मुझे लगभग शाम के 6 या 7 बज जाने थे। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरी मम्मी को आज मैं बताकर आई थी कि मुझे घर आने में देर भी हो सकती है। जब शाम के 5 बजे तो ऑफिस के सारे लोग जा चुके थे। कुछ सफाई कर्मचारी और स्टाफ के 2-3 लोग ही ऑफिस में बचते थे। सफाई कर्मचारी तो सारी सफाई करने के बाद ही जाते थे, जिनमें से एक गौरी भी थी। आज प्रताप भी अपने घर नहीं गया था। प्रताप मेरे केबिन में आया और मुझसे पूछने लगा, मिस रश्मि आप अपने घर नहीं गईं? मैंने कहा कि नहीं, वो मेरे पास काम थोड़ा ज्यादा था, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना सारा काम निपटाने के बाद ही घर जाऊंगी। तो वो कहने लगा कि ये तो अच्छी बात है, आप बहुत मेहनत और लगन के साथ काम कर रही हो, सर को आपका काम बहुत पसंद आ रहा है। प्रताप मेरे ही केबिन में मुझसे बातचीत करने के लिए मेरे पास बैठ गया था। आज प्रताप के बातचीत करने का एक अलग ही अंदाज था। वैसे तो मन ही मन मैं भी उसको पसंद करने लगी थी। मुझे उससे बातचीत करना, उसको देखना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो एक ईमानदार इंसान था और बहुत अच्छा था। हमेशा मेरी मदद किया करता था। मेरा उस पर दिल आने लगा था। आज बातों ही बातों में प्रताप ने मुझसे अपने दिल का हाल बयां कर दिया था। मैं शर्मा गई थी, मगर मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे लिए बहुत सीरियस है और मेरे जवाब का इंतजार करेगा। ये कहकर वो मेरे केबिन से चला गया था। शाम के 7 बजे मैं अपने काम से फ्री हुई थी। जैसे ही लिफ्ट से उतरकर बेसमेंट की तरफ आई थी तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि बॉस भी अपने घर जा रहे थे और उनकी गाड़ी में प्रताप के साथ साथ गौरी भी उनके साथ जा रही थी। प्रताप का तो समझ आता है कि वो बॉस का मैनेजर है, मगर गौरी को ये लोग अपने साथ कहाँ और क्यों लेकर जा रहे थे?
मुझे लगा कि हो सकता है गौरी को बॉस के घर पर काम करना हो, इसलिए वो उसे अपने साथ ही अपने घर ले जा रहे हों। मैं इस बात को इग्नोर करती हुई अपने घर जाने के लिए निकल गई थी। अगले दिन मैंने देखा कि गौरी बहुत खामोश खामोश से थी। मैंने ऑफिस आते ही गौरी से पूछा था कि आज तुम ठीक हो, आज तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। वो मेरे सवाल पर अचानक घबरा गई थी और इधर उधर देखने लगी कि कहीं हमें कोई देख तो नहीं रहा। गौरी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और वो वहां से चली गई थी। गौरी इन दिनों बहुत ज्यादा अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। वो पहले मुझसे थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती थी, मगर अब तो उसने मुझसे क्या किसी से भी बात करना बंद कर दिया था। वो ऑफिस में किसी से कोई बात नहीं करती थी और सिर्फ सर झुकाकर अपना काम करती रहती थी। लेकिन मैंने नोटिस किया था कि गौरी प्रताप को देखकर बहुत घबरा जाती थी। प्रताप के आ जाने से उसके चेहरे पर अचानक पसीना आने लगता था। वो ऐसा क्यों करती थी, ये बात मेरी कभी समझ नहीं आई थी। प्रताप और मेरी एक दूसरे के साथ फोन पर धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई थी। प्रताप मुझसे मेरा जवाब मांग रहा था तो मैंने उसको हाँ में जवाब दिया था। मेरा मतलब था कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ और उसके लिए सीरियस हूँ। मेरी बात पर प्रताप बहुत खुश हो गया था। प्रताप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था और फिर हमारी ही कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता था, तो उसकी सैलरी बहुत ज्यादा थी। मुझे यकीन था कि मेरी शादी प्रताप से आसानी से हो जाएगी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। गौरी की कंडीशन अभी भी वैसे की वैसी ही थी। वो हमेशा डरी सहमी सी रहती थी और दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। आज फिर मेरे पास बहुत काम था, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं आज भी घर लेट ही जाऊंगी। आज मुझे अपने काम से फ्री होते होते 6:30 बज गए थे। मैं जैसे ही ग्राउंड फ्लोर की तरफ गई तो प्रताप गौरी का हाथ पकड़कर उसे कहीं लेकर जा रहा था। आज प्रताप को नहीं पता था कि मैं ऑफिस में ही हूँ, क्योंकि वो कहीं पर गया हुआ था और आज मेरी उससे ज्यादा बात भी नहीं हुई थी। पता नहीं वो ऑफिस में किस टाइम आया था। बॉस तो गाड़ी में बैठ चुके थे, मगर प्रताप अभी गौरी का हाथ पकड़कर उसे लेकर जा रहा था। मैंने दूर से ही प्रताप को आवाज लगाई तो वो मेरी आवाज सुनकर रुक गया था। मैंने जब गौरी के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। मैंने प्रताप से कहा कि तुम गौरी को कहाँ लेकर जा रहे हो, तो प्रताप कहने लगा कि कहीं नहीं, और तुम अभी तक घर नहीं गई हो। मैं बोली कि हाँ बस जा ही रही हूँ, लेकिन ये गौरी इतना क्यों रो रही है। मैंने गौरी की तरफ देखते हुए कहा कि गौरी क्या हुआ है तुम्हें। प्रताप की नजर बार बार कार की तरफ थी, क्योंकि कार के अंदर बॉस बैठे हुए थे। प्रताप ने जल्दी से गौरी का हाथ पकड़ा और कहने लगा कि रश्मि तुम घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मैंने झट से गौरी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम गौरी को कहाँ लेकर जा रहे हो। मैंने कुछ दिन पहले भी देखा था कि तुम गौरी का हाथ पकड़कर उसे बॉस के साथ कहीं लेकर जा रहे थे, और ये गौरी रो क्यों रही है। अगर ये बॉस के साथ जा रही है तो इसकी कंडीशन ऐसी क्यों हो रही है। प्रताप कहने लगा कि रश्मि तुम अपने काम से काम रखो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी हमें जाने दो। गौरी मुझे तरस भरी नजरों से देख रही थी। प्रताप गौरी का हाथ पकड़कर उसे आगे लेकर बढ़ चुका था। गौरी ने मुझे पलटकर देखा और वो रोते हुए इशारे से कहने लगी कि मैडम जी मुझे बचा लो। मैं भागती हुई गाड़ी की तरफ गई। इतनी देर में वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठ गए और गाड़ी आगे चल पड़ी थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझे गौरी की फिक्र हो रही थी कि आखिर गौरी इतनी ज्यादा डरी हुई और रोई रोई क्यों थी। मैं गहरी सोच में जा चुकी थी। मेरी माँ और बहनों ने जब मुझे इतना परेशान देखा तो वो लोग भी मुझसे सवाल करने लगी कि आज तुम्हें क्या हो गया है, आज तुम इतनी खामोश खामोश क्यों हो, ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं खोई हुई हो। मैंने अपने घर पर ऑफिस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, बस कह दिया था कि बस मुझे काम का थोड़ा स्ट्रेस है। रात को भी मुझे इसी बेचैनी में नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने बार बार गौरी का रोता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। मैंने प्रताप की कॉल का इंतजार रात के 2 बजे तक किया, मगर प्रताप ने मुझे कॉल नहीं की थी। फिर हार कर मैंने खुद ही प्रताप का नंबर ट्राई किया था। उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। अगले दिन जब मैं ऑफिस गई तो मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं गौरी से बात करके ही रहूंगी। गौरी दूसरे नंबर पर मेरे केबिन की सफाई करने आई थी। आज मुझे उसका अपने केबिन में सफाई करने आने का इंतजार था। मैं जल्दी ऑफिस चली गई थी ताकि बॉस के और प्रताप के आने से पहले ही गौरी से बात कर सकूं। जब गौरी आई तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और मुझसे बचने की कोशिश कर रही थी। मैंने गौरी से कहा कि आज तो तुम्हें मुझे पूरी बात बतानी ही पड़ेगी।
आखिर तुम क्यों परेशान हो? देखो, मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़की हूँ। अगर तुम परेशान हो तो शायद मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकाल सकती हूँ। गौरी झट से मेरे गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मैडम जी, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मेरी इज्जत के साथ खेलने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि इस ऑफिस का। ये कहकर गौरी खामोश हो गई थी, लेकिन उसकी इस खामोशी पर मुझे एक जोरदार झटका लगा था। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने कांपते हुए शब्दों से गौरी से कहा, क्या तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ प्रताप कर रहा है? क्योंकि मैंने कई बार गौरी को प्रताप से डरते हुए भी देखा था और उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए भी देखा था। पहले तो मुझे गौरी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उससे ये भी कहा था कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तो वो कहने लगी, मैडम जी, मैं गरीब आदमी की बेटी हूँ, अपने पिता का इलाज करवाने की खातिर यहाँ पर उनकी जगह काम कर रही हूँ और हम गरीबों के पास तो वैसे भी सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत ही होती है। भला मैं अपनी इज्जत को लेकर आपसे झूठ क्यों कहूंगी? और आप गलत समझ रही हो। प्रताप साहब ने मेरे साथ ये सब नहीं किया, बल्कि मेरे साथ तो बड़े साहब ने किया है। गौरी का बड़े साहब से मतलब बॉस से था। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। मैंने कहा, तुम सच कह रही हो कि बॉस तुम्हारी इज्जत के साथ खेल रहे हैं? आखिर कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे डिटेल से बताओ। तो उसने मुझे अपनी बात बतानी शुरू की। उसने मुझे बताया कि मैडम जी, पिछले एक हफ्ते से हर रोज बड़े साहब मुझे अपने साथ अपने घर लेकर जाते हैं और वहाँ पर मुझे लाल जोड़ा पहनाकर दुल्हन बनाया जाता है, मेरा मेकअप भी किया जाता है और फिर बड़े साहब मेरे साथ गलत काम करते हैं। मैंने कहा, लेकिन तुम जाती तो प्रताप के साथ हो। तो वो कहने लगी, बड़े साहब का चमचा है प्रताप, वो मुझे यहाँ से अपने साथ लेकर जाता है। उसने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो अपने बॉस के साथ मिला हुआ है, उसको सब कुछ पता है। मेरे पिताजी ने बड़े साहब से कर्जा लिया हुआ है। प्रताप मुझे धमकाता है कि अगर मैंने बॉस के साथ रात नहीं गुजारी तो उसे कर्जे के दिए हुए सारे पैसे हमसे चाहिए, मगर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं कहाँ से लाकर दूं उन्हें पैसे? बस वो लोग मुझे कई दिनों से ब्लैकमेल कर रहे हैं और इस तरह मेरी इज्जत के साथ हर रोज खिलवाड़ हो रहा है। ये लोग मुझे यहाँ से तब लेकर जाते हैं जब ऑफिस के सारे लोग अपने अपने घर को वापस चले जाते हैं, ताकि किसी को हम पर शक न हो। मैडम जी, मैं बड़ी तकलीफ से गुजर रही हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि प्लीज मुझे बचा लो। मैंने कहा, तुम इतने दिनों से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो वो कहने लगी, अगर आपने मेरे लिए स्टैंड लिया तो आप भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो और आपकी नौकरी भी जा सकती है। आप बड़े साहब को नहीं जानती, वो बहुत अमीर आदमी है, अपने पैसे की ताकत से कुछ भी कर सकता है। गौरी कहने लगी, मुझे तो हर रोज बड़े साहब की दुल्हन बनाकर उनके कमरे में भेज दिया जाता है, मगर आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैडम जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। गौरी की बात सुनकर तो मैं भी परेशान हो गई थी, मगर मुझे घिन महसूस हो रही थी अपने बॉस से, जो इतना घटिया इंसान था। सब लोग तो उसकी तारीफ करते थे, मगर आज जब उसकी सच्चाई मुझे पता चली तो मुझे इस इंसान से नफरत महसूस होने लगी थी कि एक इंसान एक गरीब लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी इज्जत के साथ खेल रहा था। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे प्रताप पर आ रहा था, जो अपने बॉस का साथ दे रहा था। मैंने गौरी को तसल्ली दिलाई थी कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि मेरे पास एक तरीका था। मैं किसी जरूरी काम के बहाने से और मेडिकल से जाकर बेहोशी की दवाई ले आई थी और पानी में मिलाकर गौरी को पिला दी थी। मैं आज घर नहीं गई थी। वैसे तो हर बार मैं अपने काम की वजह से ऑफिस में देर तक रुकती थी, मगर आज मेरे पास काम नहीं था। आज मैं स्पेशली गौरी के लिए रुकी हुई थी। आधे घंटे बाद गौरी बेहोश हो गई। ऑफिस के सारे लोग जा चुके थे। प्रताप और कुछ सफाई कर्मचारियों को लगा कि अचानक गौरी की तबीयत खराब हो गई। गौरी को डॉक्टर के पास ले जाया गया था। बॉस ने प्रताप से कहा था कि आज गौरी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसे इसके घर भेज दो। इस तरह गौरी की इज्जत आज तो बच गई थी। प्रताप मुझसे बात करने के लिए मेरे करीब आया तो मैंने उसे खुद से दूर कर दिया था, क्योंकि मैं उससे बहुत गुस्सा थी। मैं अपने घर आ गई तो उसने मुझे कॉल की। मैंने उसे कॉल करके सब कुछ बता दिया था कि गौरी मुझे सब कुछ बता चुकी है और तुम खुद कितने घटिया इंसान हो। तुम्हारे आगे माँ बहन नहीं है। याद रखो कि तुम्हारी भी दो बहनें हैं। तुम्हारी बहनों की इज्जत के साथ भी इस तरह से खिलवाड़ हो सकता है। आज तुम अपने बॉस की वजह से किसी की बेटी की इज्जत के साथ ये सब कुछ करवा रहे हो, कल को तुम्हारी बहनों के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि भगवान इस दुनिया में ही पाप की सजा दे देता है। मेरी बात सुनकर प्रताप शर्मिंदा होने लगा था।
उसने मुझसे कहा कि रश्मि, मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम इस बात से दूर रहो, तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अगर बॉस को पता चल गया कि तुम उनकी हकीकत जान गई हो तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। मैं प्रताप को बता चुकी थी कि आज मैंने ही गौरी को नशे की दवाई दी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। प्रताप कहने लगा कि रश्मि, आज तुमने उसकी मदद कर ली है, उसको बचा लिया, लेकिन आगे तुम उसकी किस तरह से मदद करोगी? आगे तुम कुछ नहीं कर सकती। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम इस नौकरी से हाथ धो बैठोगी। और तुम याद करो कि तुम्हें ये नौकरी कितनी मुश्किल से मिली है। प्रताप कह तो बिल्कुल ठीक रहा था। मैं आखिर गौरी की मदद कब तक कर सकती थी? मगर मैंने प्रताप से कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। हम दोनों के बीच जो कुछ भी था उसे भूल जाओ। प्रताप मुझसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा था, मुझे कुछ बताना चाहता था, मगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी और मैंने कॉल कट कर दी थी और फिर अपना नंबर स्विच ऑफ करके मैं सो गई थी। अगले दिन जब मैं ऑफिस में गई तो प्रताप मेरे केबिन में आ गया था और मुझसे बात करने की कोशिश करने लगा। मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने फिर मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने प्रताप से कहा था कि तुम भी घटिया इंसान हो और तुम्हारा बॉस भी। मैं सिर्फ मजबूरी की वजह से इस ऑफिस में नौकरी कर रही हूँ। अगर मुझे पहले ही तुम्हारे बॉस की हकीकत पता चल जाती तो मैं कभी यहाँ पर नौकरी करने के लिए नहीं आती। मगर अब क्या कर सकती हूँ? मैं यहाँ से नौकरी छोड़कर जा भी नहीं सकती क्योंकि मुझे कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। प्रताप कहने लगा कि प्लीज रश्मि, एक बार मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद जो तुम्हारा फैसला होगा मैं मान लूंगा। प्रताप ने मुझे बताया कि बॉस उसके सगे चाचा जी हैं। प्रताप के पिता तो इस दुनिया में नहीं है, मगर उसके चाचा ने उसकी फैमिली को सहारा दिया, प्रताप को अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया। उसने बताया कि बॉस की पत्नी की तबीयत पिछले 5 साल से खराब है। बॉस ने हर शहर, हर कंट्री में अपनी पत्नी का इलाज करवा लिया, मगर उनकी पत्नी को एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। बॉस अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, वो अपनी पत्नी को तकलीफ में नहीं देख सकते। वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं, इसलिए जादू टोना, तांत्रिक, वेद ऐसे लोगों की बातों पर यकीन नहीं करते। मगर कहते हैं ना कि इंसान जब हद से ज्यादा मजबूर हो जाता है तो गलत कदम उठाने का फैसला कर लेता है। ऐसा ही कुछ उसके चाचा ने भी किया था। किसी ने उनको एक तांत्रिक बाबा के बारे में बताया था। वो उनके पास जाना तो नहीं चाहते थे, मगर अपनी पत्नी को बचाने की खातिर वो तांत्रिक बाबा के पास चले गए थे। तांत्रिक बाबा ने उन्हें बताया था कि तुम्हें पूरे 1 महीने तक किसी 15 या 16 साल की लड़की को हर रात लाल जोड़ा पहनाकर उसको दुल्हन की तरह तैयार करके उसके साथ रात गुजारनी है। ऐसा करने से तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हारी पत्नी का इलाज यही है। बॉस ने कभी अपनी पत्नी के साथ बेवफाई नहीं की थी और वो किसी दूसरी औरत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहते थे। तुमने उनकी तारीफ के चर्चे बिल्कुल ठीक सुने, मगर वो ये गलत काम करने पर मजबूर हैं। मेरे चाचा जी एक शरीफ इंसान हैं। वो किसी की बेटी को किडनैप भी नहीं कर सकते थे और किसी ऐसी गलत लड़की को भी अपने पास उठाकर नहीं ला सकते थे। उन्हें जब दीनदयाल की बेटी के बारे में पता चला कि वो अपने पिता की जगह यहाँ पर नौकरी करने आने लगी है और 16 साल की जवान लड़की है, तो उनको जिस लड़की की तलाश थी वो उन्हें गौरी के रूप में मिल गई। बॉस ने कई साल पहले दीनदयाल को कर्जा दिया था, जिसको उन्होंने वापस उससे कभी मांगा ही नहीं था, मगर अब वो उनकी बेटी को इस्तेमाल करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उसे ब्लैकमेल किया ताकि वो उनका कहना मानने पर मजबूर हो जाए। और उसे ये भी बता दिया गया था कि अगर तुमने किसी को ये सब बताने की कोशिश की तो तुम्हारे पिता को मार दिया जाएगा। बस ये सब कुछ बहुत बड़ी मजबूरी की वजह से वो कर रहे हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें अपनी चाची से मिलवाने के लिए लेकर चलता हूँ। तुम उनकी हालत देखोगी तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्रताप की बातों पर मुझे यकीन तो आ गया था, मगर मैंने प्रताप को समझाने की कोशिश की कि वो बाबा तुम लोगों को पागल बना रहा है। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। हम इंसान भगवान के आगे हाथ फैलाने के बजाय इंसान की बातों में आकर गलत काम करने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले पर कभी भरोसा नहीं करते। अगर तुम्हारी चाची के भाग्य में मौत लिखी हुई है तो उन्हें मिलकर ही रहेगी, और अगर उनके भाग्य में जिंदगी लिखी हुई है तो वो किसी भी हाल में बच जाएंगी। बॉस ने उस बाबा की बातों में आकर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। गौरी तो पहले ही एक गरीब पिता की बेटी है। अब तुम खुद बताओ कि उसकी शादी कहीं और कैसे होगी। जितने गलत बॉस हैं उतने ही गलत तुम भी हो प्रताप, क्योंकि तुम दोनों की बराबर की गलती है। पाप में हिस्सा डालने वाला इंसान भी पापी ही कहलाता है। माफ करना, मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। ये कहकर मैं अपने काम में बिजी हो गई थी
और प्रताप खामोश होकर मेरे केबिन से निकल गया था। गौरी के साथ अभी भी वही सब कुछ हो रहा था। मैं चाहकर भी गौरी को नहीं बचा सकती थी क्योंकि मुझे ये नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली थी। मैं अपने घर में दोबारा से परेशानी आते हुए नहीं देख सकती थी क्योंकि बड़ी मुश्किल से मेरे घर के हालात यहाँ पर नौकरी करने से बदल गए थे। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। गौरी बेचारी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। प्रताप से मैंने पूरी तरह से बात करना छोड़ दिया था। वो भी मुझसे कोई बात नहीं करता था। बॉस कभी कभी हम लोगों को मीटिंग के लिए बुलाते तो मैं बॉस को नजर उठाकर भी नहीं देखती थी क्योंकि मुझे उस इंसान से नफरत होने लगी थी। भले ही वो मजबूरी में गौरी के साथ गलत कर रहे थे, मगर वो गलत तो कर रहे थे। गलती गलती ही होती है, जानबूझकर की जाए या फिर किसी मजबूरी की वजह से। अब मैंने गौरी से भी बात करना छोड़ दिया था और वो खुद भी मुझसे कोई बात नहीं करती थी। अब मुझसे वो दूर दूर रहती थी और खामोशी रहती थी। कुछ दिन और गुजरे थे कि अचानक ऑफिस में खलबली सी मच गई। पता चला कि बॉस की पत्नी की मौत हो गई है। हमारे ऑफिस का पूरा ही स्टाफ बॉस के घर उनकी पत्नी के अंतिम संस्कार में गया था, जिसमें मैं भी गई थी। वहां पर मैंने बॉस को उनकी पत्नी की अर्थी के आगे बिलख बिलख कर रोते हुए देखा था। वो जो बाबा पर यकीन करके किसी मासूम लड़की की इज्जत के साथ खेल रहे थे, वो बाबा उनकी पत्नी को नहीं बचा पाया। उनकी पत्नी के भाग्य में सिर्फ इतनी ही जिंदगी लिखी हुई थी जो कि पूरी हो गई और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कई हफ्तों तक बॉस ऑफिस नहीं आए थे। गौरी ने भी ऑफिस आना छोड़ दिया था। अब ना तो उसके पिता आते थे और ना ही गौरी। ऑफिस में एक अजीब सा माहौल क्रिएट था। एक दिन बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, मगर बॉस का कहना मानना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैं जैसे ही उनके केबिन में गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहां पर पहले से ही प्रताप भी मौजूद था। बॉस बहुत ज्यादा अफसोस में थे। उनकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। वो शर्मिंदा भी लग रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, रश्मि, मैं प्रताप की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। वो मेरे कहने पर ही मेरा साथ दे रहा था, इसलिए इसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें गौरी के बारे में भी सब कुछ पता है। वो शर्मिंदा होते हुए कहने लगे कि मेरी पत्नी अब इस दुनिया से जा चुकी है। मैं मानता हूँ कि मैंने गौरी के साथ उस बाबा के कहने में आकर बहुत गलत किया। मेरी वजह से एक लड़की की जिंदगी खराब हुई और तुम दोनों के बीच भी मेरी वजह से दूरी पैदा हो गई। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो और प्रताप को भी माफ कर दो और इसे दोबारा से एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हारी खुद इसके साथ शादी करवाऊंगा। तुम्हारी शादी में जितना पैसा लगेगा वो सारा मैं खुद खर्च करूंगा। मैंने कहा, सर, आपकी गलती बहुत बड़ी थी। मुझे आपकी पत्नी के जाने का बहुत अफसोस है, मगर आपको माफी मुझसे नहीं बल्कि गौरी से मांगनी चाहिए। तो बॉस ने कहा कि मैं गौरी से माफी मांग चुका हूँ, बल्कि मैं उसके पिता के पास अपना रिश्ता लेकर गया था। मैं गौरी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी तो मैं उसको अपने घर की मालकिन बनाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन इसके साथ मैंने अपनी पत्नी की वजह से गलत किया था। मैं उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं उसके घर जाकर उससे माफी भी मांग चुका हूँ और उसके पिता से उसका हाथ भी मांग लिया है। इसलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम भी प्रताप को माफ कर दो। मैंने प्रताप की तरफ देखा तो उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। मुझे खुशी हुई थी कि बॉस ने बहुत अच्छा कदम उठाया था। इस तरह मेरी शादी प्रताप के साथ हो गई और बॉस की शादी गौरी के साथ हो गई। बॉस ने गौरी के पिता का इलाज भी करवाया है। उसके पिता ठीक हो गए और अब मैं कंपनी के मैनेजर की पत्नी बन गई हूँ। मेरे घर के हालात भी बहुत बेहतर हो गए। प्रताप से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई क्योंकि बॉस ने हमारा बहुत साथ दिया। आज मैं गौरी को जब उसके पति के साथ खुश देखती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ क्योंकि बॉस सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। मगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसे झूठे लोगों से दूर रहिए जो आपको पाप करने पर मजबूर करते हैं, जैसे बाबा जो आपको गलत सलत तरीके बताते हैं जिसकी वजह से आप पाप करने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।